नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एक्टिविटी में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आने वाले सीटेट, एमटेट, सुपर टेट और साथ ही साथ अन्य टेट एग्जाम 2020 के लिए पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों ये प्रश्न आप पीडीएफ के रूप में चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जा करके एंड्रॉइड एप्लीकेशन टेट सक्सेस को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर ये क्वेश्चन आपको पढ़ने को मिल जाएंगे और आप यदि इन प्रश्नों को ऑर्डिनेशन के रूप में चाहते हैं और आप कभी ऐसी स्थिति में होते हैं जब आप वीडियो देख नहीं सकते, तो उस स्थिति में ऑडियोलेशन आपके लिए बहुत ही बेहतर विकल्प होता है। तो आप ऑडियोलेशन सुनना पसंद करते हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाकर के खबरी ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन ऑडियोलेशन के रूप में भी उपलब्ध होंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बालक को दिए जाने वाला आराम व निस्वार्थ प्रेम का सर्वोत्तम उदाहरण है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। वह जिस समाज में रहता है, वह जिस घर में रहता है, वह जिस परिवार में रहता है, वह जिन साधनों का प्रयोग करता है। तो देखिए, बालक को दिए जाने वाला आराम और निस्वार्थ प्रेम का जो सर्वोत्तम उदाहरण होता है वो विद्यार्थी का परिवार होता है, क्योंकि निश्चित ही उसके घर परिवार के अंदर सभी तरह के उसको आराम और प्रेम देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन सी जो होगा ये हमारा उत्तर होगा। वह जिस परिवार में रहता है, ये बालक को दिए जाने वाले निस्वार्थ प्रेम और आराम का उदाहरण होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आपके विद्यालय में खेलों का आयोजन हो रहा है तो ऐसी स्थिति में आप करेंगे, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? शिक्षण कार्य स्थगित होने के कारण आप अवकाश पर रहेंगे, या फिर आप यथासंभव विद्यालय परिसर में रहकर छात्रों का उत्साहवर्धन करेंगे, या आप उद्घाटन समारोह पुरस्कार वितरण समारोह में चले जाएंगे, या फिर डी है आपको प्राचार्य के द्वारा कोई दायित्व सौंपा गया है अतः आप चले जाएंगे। देखिए, हमारे विद्यालय में खेलों का आयोजन हो रहा है तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए सबसे अच्छा होगा कि हम यथासंभव विद्यालय परिसर में रहेंगे और हमारे छात्रों का उत्साहवर्धन करेंगे, खेलों के प्रति उनमें और भी उत्साहित उनको करेंगे। ऑप्शन बी होगा हमारा उत्तर। परिवार की परिकल्पना के पीछे आधारभूत तथ्य हैं। तो देखिए, परिवार की परिकल्पना के पीछे आधारभूत तथ्य क्या है? मानव का सामाजिक प्राणी होना, मानव का अकेला होना, या कार्य करने में परेशानी होना, या फिर है उत्तरदायित्वों के निर्वाह की भावना। तो मनुष्य जो है परिवार की परिकल्पना के पीछे जो आधारभूत तथ्य है वो है मानव का सामाजिक प्राणी होना। ऑप्शन ए होगा हमारा उत्तर, क्योंकि मनुष्य जो होता है वो परिवार में रहता है और परिवार जो है समाज का एक हिस्सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो होगा ये हमारा उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों, नम मूर्तियों आदि का संशोधित या क्षरण होना क्या कहलाता है? तो इसे हम, ऑप्शन है हमारे लिए ड्राई डिपोजिशन, या फिर बी है स्टोन लेप्रोसी, सी है एरोसोल, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो ऐतिहासिक इमारत है, मूर्तियां हैं जो पत्थरों आदि से बनी हुई है, तो इनका क्षरण होना जो है ये कहलाता है स्टोन लेप्रोसी। ऑप्शन बी होगा हमारा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छोटे बच्चों के समाजीकरण में खेलों के द्वारा जो लाभ मिलता है वह है। तो छोटे बच्चों के समाजीकरण में खेलों के द्वारा लाभ जो मिलता है वो कौन सा है? बालक की क्रियाओं की का अन्य बालकों की तुलना में मूल्यांकन हो जाता है, बालक सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल समायोजन सीख लेता है, या सी है बालक शारीरिक रूप से विश्राम पा लेता है, या डी है बालक के शारीरिक एवं कामुक विकासों को बढ़ावा मिलता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि समाजीकरण में खेलों से जो लाभ मिलता है बच्चों को, तो वो बालक के सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल समायोजन सीख लेता है, क्योंकि खेलों के माध्यम से बच्चे का समाजीकरण हो रहा है। ऑप्शन बी होगा हमारा उत्तर। अगला है, अधिकतर शिक्षा बोर्ड ने पशुओं के विच्छेदन पर प्रतिबंध लगाया है। अब क्योंकि पशुओं को प्राप्त करना एक महंगा सौदा हो गया है, या बी है पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकने के लिए विद्यार्थी को संवेदनशील करने की आवश्यकता है, सी है वे नए रोग फैला सकते हैं, या डी है पशु विच्छेदन के लिए अब पशु उपलब्ध नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर अधिकतर शिक्षा बोर्ड ने पशुओं के विच्छेदन पर प्रतिबंध लगाया है, इसलिए कि पशुओं के प्रति क्रूरता जो है उसको रोकने के लिए विद्यार्थी को संवेदनशील करने की आवश्यकता है। ऑप्शन बी होगा हमारा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, परिवारों के टूटने के फलस्वरूप बच्चों पर होने वाली प्रतिक्रिया है। बच्चों का अंतर्मुखी होना, बच्चों में विद्रोह पनपना, सी है बच्चों का कुंठित होना, या डी है ये सभी। तो निश्चित हम कह सकते हैं कि जब परिवार टूटता है तो उसके फलस्वरूप बच्चों पर होने वाली ये सभी प्रतिक्रियाएं होती हैं। ऑप्शन डी होगा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है,
पत्तियों पर सिराओं के द्वारा बनाए गए डिजाइन को किस नाम से जाना जाता है? मध्य सिरा, सिरा विन्यास, समांतर सिरा विन्यास या फिर जालिका। तो देखिए जो पत्तियों पर सिराओं के माध्यम से बनाए गए डिजाइन होते हैं वो सिराओं से बनने वाले वो सिरा विन्यास कहलाता है। और सिरा विन्यास के अंदर क्या होता है कि जो सिराएं होती है पत्ती के विभिन्न भागों में फैल जाती है और उन्हीं के माध्यम से पत्तियों को जो जल और खाद्य पदार्थ जो है वो सप्लाई होते हैं, तो सिरा विन्यास वो कहलाता है। वृक्ष के तने या शाखाओं से निकली हुई विशेष जड़ें किस नाम से जानी जाती है? अब देखिए यहाँ पर जड़ें जो है वो तने से या शाखाओं से निकल रही है, तो ऐसी जड़ों को हम क्या कहते हैं? मूसला जड़, झका जड़, अप स्तंभ जड़ या फिर शोषण जड़। तो ऐसी जड़ें जो होती है वो अवस्तंभ जड़ें कहलाती है। जैसे हम बरगद के अंदर देखते हैं, तो बरगद के अंदर कुछ जड़ें जो होती है उसकी शाखाओं से, तने से निकलती है, तो ऐसी जड़ें अवस्तंभ जड़ के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन सी होगा हमारा उत्तर। सेरीकल्चर जो है ये संबंधित है वन एवं वन्य उत्पाद, सिल्क, फूल या फिर उर्वरक। तो सेरीकल्चर जो होता है ये सिल्क से संबंधित होता है। ऑप्शन बी। अगला है, विद्यालय परिसर में छात्रों को खेलकूद की क्रियाओं में भाग लेना आवश्यक है क्योंकि इससे छात्रों की अपनी सृजनात्मकता का विकास होगा। और इस बी है, इससे छात्रों में स्वस्थ संवर्गों का विकास होगा, संवेगों का विकास होगा, ये स्वस्थ संवेगों का विकास होगा। सी, छात्रों का शारीरिक विकास उचित ढंग से हो सकेगा, या डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए खेलकूद की क्रियाओं में भाग लेने से बच्चों में अपनी सृजनात्मकता जो है उसका विकास होगा, साथ ही संवेगों का, स्वस्थ संवेगों का विकास होगा और शारीरिक विकास भी उचित ढंग से होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बनेगा उत्तर। अगला है, चिपको आंदोलन जो है ये किस राज्य से संबंधित है? ये पर्यावरण के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार ये आ भी चुका है। तो ये उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर उत्तर। अगला है, एकल परिवारों की अपेक्षा संयुक्त परिवारों में कार्यभार कम होने का कारण है। तो एकल परिवार की अपेक्षा संयुक्त परिवारों में कार्यभार कम होने का कारण क्या है? कार्यभार का बट जाना, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पर बैठ जाना लिखा है, तो बट जाना, कार्यों का को कुशलतापूर्वक करना या कार्यों का व्यवस्थित स्वरूप या कर्तव्यों की उपेक्षा। तो जो संयुक्त परिवार होते हैं निश्चित ही वहां पर कार्यभार जो होता है वो बढ़ जाता है क्योंकि परिवार में सदस्य अधिक होते हैं और सब मिलजुल कर ही कार्य करते हैं। ऑप्शन ए होगा उत्तर। निम्नलिखित में से बाल्य खेल समूहों का प्रतिनिधि कथन है। समूह में दोनों लिंगों को प्राथमिकता, बालकों में मूल्यों के प्रति लगाव, सी है बालकों का शारीरिक संगठन में पर्याप्त अंतर, या डी है बालकों की शारीरिक ऊर्जा एवं स्थिति है। तो यहाँ पर बालकों के शारीरिक संगठन में पर्याप्त अंतर। ऑप्शन, पेड़ के तंत्रों में से प्ररोतंत्र के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है? तो देखिए यहाँ पर हमें पेड़ के जो तंत्र होते हैं जैसे जड़ तंत्र है, प्ररोतंत्र है, इनमें इनके संबंध में कौन सा यहाँ पर असत्य है? प्ररो सदा ऊपर की ओर बढ़ता है, बी है इनमें इसमें फूल, फल व पत्तियां आती हैं, सी है इसमें तना व शाखाएं सम्मिलित नहीं है, और डी है यह पौधे से बाहर निकला हुआ भाग होता है। देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं सबसे पहले हमें प्ररोतंत्र को समझना है। तो देखिए पौधे को दो भागों में मुख्यतः हम बांट देते हैं, एक जड़ तंत्र, एक प्ररोतंत्र। जड़ तंत्र जमीन के अंदर होता है, प्ररोतंत्र जमीन से ऊपर वाला भाग होता है जैसे तना। अब तने के ऊपर हम देखते हैं शाखाएं होती हैं, पत्तियां होती हैं, टहनियां होती है, सभी चीजें उसमें सम्मिलित होती है, तो उसका ऊपरी भाग जो होता है वो प्ररोतंत्र कहलाता है। और निश्चित उसके अंदर जो होती है वो फल, फूल, पत्तियां, तना, सभी चीजें आती है। तो यहाँ पर हमें असत्य कथन को देखना है। तो असत्य जो होगा इसमें तना व शाखाएं सम्मिलित नहीं है, ये प्ररोतंत्र के संबंध में असत्य है। अगला है, वह जल जो बिल्कुल शुद्ध और शुद्ध अशुद्धि मुक्त होता है। तो देखिए जल शुद्ध होना चाहिए पर उसमें किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं होना चाहिए। तो वो जल जो बिल्कुल शुद्ध और अशुद्धि मुक्त होता है, डिस्टिल्ड वाटर, मिनरल वाटर, झरने का उबला हुआ जल, तो वो जल हो जाएगा डिस्टिल्ड वाटर। ऑप्शन ए, आशुद्ध जल भी हम उसे कहते हैं। अगला है, छोटी मात्रा में रेबीज के रोग के कारण होता है, वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, निमेटोड। तो ये वायरस के कारण होते हैं। ऑप्शन ए होगा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है, इसका कारण है? तो उसका कारण लंबे समय तक तंबाकू ग्रहण करने से, लंबे समय तक शराब का सेवन करने से, या परिवार के लोगों के द्वारा नशा करने से, या डी है परिवार के लोगों द्वारा तंबाकू ग्रहण करने से। तो देखिए मानव शरीर हड्डियों का ढांचा कब रह जाता है? तो इसका कारण होता है कि लंबे समय तक व्यक्ति जब शराब का सेवन करता है। ऑप्शन बी होगा हमारा उत्तर।
इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? परस्पर क्रिया करने वाला जैव समुदाय, या बी है किसी स्थान, ये पीसी ना होकर के किसी स्थान का है, किसी स्थान का अजीवी घटक, अजीवी घटक। सी है पृथ्वी और वायुमंडल का वह क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं, और डी है जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। तो निश्चित ही हम कह सकते हैं कि जीव इकोसिस्टम की जो सही परिभाषा होगी वो जीव समुदाय और उसके वातावरण का एक संतुलित तंत्र होता है, वही इकोसिस्टम होता है। जिस अवस्था में नगर के आर्थिक एवं सामाजिक संगठन बिगड़ने लगते हैं, उस अवस्था को कहते हैं। तो उस अवस्था को हम टायरेनोपोलिस या फिर नेक्रोपोलिस या पोलिस या फिर ईओपोलिस, तो नगर के आर्थिक और सामाजिक संगठन बिगड़ने लगते हैं तो उस स्थिति को हम ईओपोलिस कहते हैं। ऑप्शन डी होगा उत्तर। झोपड़ी की छत में लकड़ी के फट्टे को दीमक से बचाने के लिए बीच में कौन सी लकड़ियां प्रयुक्त की जाती है? तो देखिए, लकड़ी के फट्टे आदि को बचाने के लिए नीम कीकर या फिर नीम और कीकर दोनों, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसके लिए नीम और कीकर दोनों की लकड़ियों को प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन सी होगा उत्तर। रेन बसेरा है। अब रेन बसेरा क्या होता है? गर्म स्थानों से ठंडे स्थानों पर जाना, ठंडे स्थानों से गर्म स्थानों पर जाना, या फिर आपातकालीन स्थिति में सुरक्षित स्थानों पर अस्थायी बस्तियां, या डी है अनाथ लोगों के लिए उपलब्ध स्थान। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं रेन बसेरा जो होता है ये आपातकालीन स्थिति में सुरक्षित स्थानों पर अस्थायी बस्तियां होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो होगा ये हमारा उत्तर बनेगा। ऑप्शन सी। पर्वतीय आवासों पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं की विशेषता होती है। इनकी त्वचा मोटी होती है, या बी है इनकी त्वचा पर बड़े बड़े बाल होते हैं, या सी है इनके खुर बहुत मजबूत होते हैं, या डी है ये सभी। तो निश्चित यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पर्वतीय आवासों में पाए जाने वाले जंतु जो होते हैं इनमें ये सभी विशेषताएं पाई जाती है। ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, इग्लू के फर्श पर फर व खाल क्यों बिछाए जाते हैं? तो खाल या जिसे हम जंतुओं की खाल कह सकते हैं, यह कालीन की भांति काम करता है, सुंदरता बढ़ाते हैं, घर को गर्म रखते हैं, और निश्चित ये सर्दी के एहसास के लिए बिछाए जाते हैं। देखिए, ये जो होते हैं इग्लू, जो बर्फ के घर होते हैं, तो ये इन फर और खाल बिछाने का कारण होता है कि जिससे घर है वो गर्म बना रहे। ऑप्शन सी होगा हमारा उत्तर। चलिए, उष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में घर की दीवारें किस प्रकार की बनाई जाती है? मोटी, पतली, या फिर एक ईंट की चौड़ाई वाली, या ईंट का प्रयोग ही नहीं होता है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जहाँ पर उष्ण जलवायु होती है वहाँ पर घर की दीवारें जो होती है वो मोटी बनाई जाती है। ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, हमारे जीवन को सुविधाजनक बनाते हुए हमारी मूल आवश्यकताओं में सम्मिलित कारक हैं। मौसम, मकान, महत्वाकांक्षा, या फिर डी है ये सभी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारे जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए हमारी मूल आवश्यकता, मतलब जो हमारी प्राथमिक आवश्यकता होती है, वो होते हैं हमारे लिए मकान। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी घरों के संबंध में उपयुक्त कथन नहीं? भूकंप विरोधी, बहुत अधिक मजबूत, टिकाऊ व अधिक समय तक चलने वाला, या फिर डी है सीमेंट, ईंट व लोहे के प्रयोग से बने। तो देखिए, स्थायी घरों के संबंध में जो कथन सही नहीं होगा, उपयुक्त कथन नहीं है, वो है भूकंप विरोधी। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, तंबुओं के लगाए जाने के पीछे निहित कारण क्या होते हैं? शिविरों का आयोजन, आश्रय प्रदान करना, या फिर सी है प्राकृतिक विपत्तियों से रक्षा, या डी है ये सभी। तो निश्चित यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये सभी कारण जो होते हैं ये तंबुओं के पीछे लगाए जाने के पीछे निहित कारक होते हैं या कारण होते हैं। यायावर जातियों के द्वारा निर्मित सचल घर कहलाते हैं झोपड़ी, हाउस बोट, इमारत, या फिर कारवां। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये कहलाते हैं कारवां। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, आश्रय के लिए एक प्रयुक्त प्राचीन सामान्य, आश्रय के लिए प्रयुक्त एक प्राचीन सामान्य नाम क्या है? झोपड़ी, पेड़ों पर घर, इमारत, या खंभों पर टिके घर। तो यहाँ पर आश्रय के लिए जो प्राचीन सामान्य नाम है वो है झोपड़ी, क्योंकि पहले लोग झोपड़ी में ही रहते थे। ऑप्शन ए होगा हमारा उत्तर। दोस्तों, यहाँ पर आज के हमारे पर्यावरण के 30 प्रश्न समाप्त होते हैं।
प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे साथ समय तक बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्द ही एक और नई किसी वीडियो के साथ।